कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आज सर्द एक मौसम जो है वो है पूरे मुल्क में, लेकिन कराची में कदरे बेहतर है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूदा, लाहौर में 11 और इस्लामाबाद में इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। लोग बहुत से हैं जो आज अपने दफातर को निकले हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी छुट्टियां मना रहे हैं, यानी कि सर्दी की छुट्टियां। ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों की छुट्टियों की वजह से माओं को भी घरों में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जिसका आजकल वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो काम पर निकले हैं और अपने उस काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साल अब बिल्कुल इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आज की अच्छी बात से। कोट ऑफ द डे में आज आपको बताएंगे कि कायनात की सबसे अच्छी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं है। तभी तो किसी शायर ने खूब कहा था कि मौत की पहली अलामत साहिब यही एहसास का मर जाना है। तो एहसास अगर आप लोगों का कर रहे हैं, और एहसास वही लोग कर रहे होते हैं जो हसास तबीयत के मालिक होते हैं। अगर आप में हसासियत नहीं है तो फिर आप किस तरह से किसी का एहसास कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया बुनियादी तौर पर इसी एहसासात पर ही कायम व दायम है, और अगर ये एहसास किसी का मर जाए तो फिर वाकई जो बात है कि मौत से बदतर कुछ नहीं है। इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो दर्द दिल रखे। कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे इताअत के लिए करूबियाँ, यानी कि फरिश्ते। तो एहसास कीजिए, अपने इर्द गिर्द माहौल में देखिए, लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, और अगर आपके थोड़े से एहसास का ये एक मदद कर देना, अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, एक मुस्कुराहट के साथ, एक दिलासे के साथ भी कर दीजिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला होगा। बानो कुद्सिया कहती हैं कि हमारा ये मामला नहीं है कि गुर्बत है, महंगाई है, हमारी गलियां टूटी हुई हैं, हमारे मसाइल हैं। वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त हमें कोई ऐसा कांता मैसर नहीं है जिस पे हम सर रख के रो सकें। तो ये एहसास का एलिमेंट है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर की जानिब, और बड़ी खबर में हम शामिल करेंगे कि 7,242 मर्द, 471 खवातीन उम्मीदवार, किसके कागजात होंगे मंजूर, कौन इंतखाबी दंगल से बाहर। इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का अमल जारी। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों के लिए 459 उम्मीदवारों में मुकाबला। 10 अक़लियती नशिस्तों पर 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात जमा कराए। आम इंतखाबात का अमल चल रहा है, लेकिन क्या इंतखाबी माहौल भी बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मैदान तब्दील, लेकिन कौमी टीम की रीत वही पुरानी। कैंगरूज को पहले बैटिंग करवाकर फिर कैच छोड़ दिए। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की यकीन दहानी के बावजूद सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा। कोरोना की नई किस्म ने आते ही खतरे की घंटी बजा दी। तेजी से फैलती कोविड-19 की नई केसेस की तादाद में 52% इजाफा रिकॉर्ड। आलमी इदारा सेहत ने शहरियों से एहतियात की अपील कर दी। और कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक क्वेस्ट अली हमजा ने साबित कर दिखाया। सिंध स्नूकर कप का टाइटल जीतकर कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अली हमजा की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो ये हैं बड़ी खबरें जो आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इन बड़ी खबरों में सबसे अहम तो मामला इस वक्त जो है वो है इंतखाबात के अमल का, कि इंतखाबात के मामला जो हैं वो तेज़ी से जारी व सारी हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के हवाले से। तो एक्स पर अब ट्रेंड कर रहा है पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सुबह मैच का जब आगाज़ हुआ है तो लगा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 90 रन स्कोर किए। ताहम दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर हसन अली के शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 111 रन बना लिए। ट्रेंड में सार्फिन कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। और दूसरा ट्रेंड जो है वो वार्नर है।
42 के अभी तक इस पे ट्वीट्स हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वार्नर के सोशल मीडिया एक्स पर चर्चे हो रहे हैं। अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में डेविड वार्नर 38 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। ट्रेंड में सार्फिन वार्नर से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक 42,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। और आज 38 रन भी शायद न बन पाते वार्नर के, जब शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे अब्दुल्ला शफीक तीसरे ओवर में उनका कैच ड्रॉप न करते। लेकिन बहरहाल वार्नर बड़े जानदार और शानदार खिलाड़ी, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में अपना लोहा मनवाया है बड़े भरपूर तरह से। और अब हम अपनी जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे। तो मैंने जैसे आगाज़ में ये अर्ज़ किया कि इंतखाबात के मामलात पर अब सबसे ज़्यादा फोकस है पूरी कौम का कि कब होंगे, कैसे होंगे, कौन होगा, कौन नहीं होगा। तो मुल्क भर में आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ रहा है कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं पंजाब हुकूमत और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब अगला साल है और अगले साल के आगाज़ में ही इंतखाबात के मामलात जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त कागजात नामजदगी जमा होना, फिर जांच पड़ताल, फिर उसके बाद उन पर जितने भी एतराज़ात हैं या मंजूरी के मामलात हैं वो होंगे। तो अभी भी लोग जब बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि इलेक्शन में ये हो जाए, इलेक्शन ना आगे चले जाएं, इलेक्शन में ये हो जाए, तो सर ये जो कयास आराइयाँ हैं कुंवर साहब, ये अभी भी जारी और सारी हैं। इन कयास आराइयों के पीछे कुछ हो सकता है? नहीं, क्या सराइयाँ तो ये हमेशा रवायत रही है कि इलेक्शन के दिन तक इसी तरह की क्या सराइयाँ, अफवाहें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन हकीकतन अब तो 8 फरवरी को इलेक्शन इसलिए लाजमी करार दिए जा रहे हैं इसकी पुष्ट पर, इसकी बैक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का नहीं रहा, अब ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने तो इस पर सख्ती से मना किया हुआ है कि इसके बारे में क्या सराइयों के बारे में बात ना की जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। अब रह गया कि कागजात नामजदगी, ठीक है कि पंजाब की हद तक बाद जगहों पर, हर जगह नहीं, बाद जगहों पर कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त उनको दुश्वारियां पेश आई हैं। यह हकीकत पर मबनी है, ये जमीनी हकायक है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल सख्त नोटिस दिया है और उन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी और IG पंजाब को भी खतूत लिखे हैं कि हमें इसकी वजाहत दी जाए कि कब बाद जगहों पर कागजात नामजदगी दाखिल करने में दुश्वारियां पेश आई, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, उनके कागजात छीने गए, तो हमें इसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। तो कल पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को भी, IG को। इसका अच्छा असर पड़ेगा। और दूसरा सबसे अच्छा असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हाकिमियत पर, उनके डिमांड पर, उनके हुक्म पर बड़ी मुश्किल से आहत चीमा को बरतरफ किया गया। आहत चीमा जो है वो ठीक है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी सियासी जकाऊ की वजह से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लिया और वफाकी हुकूमत ने भी चंद रोज तो मज़ाहमत की और उसके फैसले पर अमल दरामद करने में देर ताखीर की। जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया कि हम आला सतह पर कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर देंगे, उसके बाद फौरी तौर पर उसको हटा दिया गया। नंबर 2, दूसरी शख्स है बड़ी अहम पंजाब की, वो है फवाद हसन फहाद। उसको भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर लिया है कि इसके बारे में भी हमें बताया जाए, इसको भी बरतरफ किया जाए। तो ये ऐसे हालात हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी को भी सबक मिल गया है कल आहत चीमा के बरतरफी के बाद, कि जब उसको इलेक्शन कमिश्नर ने बरतरफ कर दिया तो हमारे किसी ब्यूरोक्रेट ने अगर किसी की तरफ से कोई जकाव डालने की या पैदा करने की कोशिश की तो हम भी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। तो यही इलेक्शन कमीशन कर सकता था, उन्होंने कर दिया। बाकी तो देखें जी, बात यह है कि हम भी बार बार कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं होती। जब बुरा वक्त आता है हुकूमत पर तो यही ब्यूरोक्रेसी वादा माफवा बनती है। तो आप इनको ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल ना करें। ये चंद लोग होती है काली भेड़े
आमतौर पर हमारी ब्यूरोक्रेट जो है, मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं देखा है बड़ी आला इनकी जहानत, काबिलियत और विजन को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारे पास ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी तरीके से सियासी जमातों की मामले से अपनी तरक्की की मंजिलें तय करते हैं, और चंद लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, चंद लोग होते हैं जो नालायक होते हैं। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन का भी फिर इम्तहान और ब्यूरोक्रेसी का भी इम्तहान है, क्योंकि आरओज और डीआरओ सब ब्यूरोक्रेसी से हैं, तो ये एक इम्तहान है कि जुडिशरी की बजाय अब ब्यूरोक्रेसी के आरओज आए हैं तो इलेक्शन शफाफ हो। क्योंकि इलेक्शन पर तो हमने देखा 85 से लेकर मुसलसल एतराज़ात ही हैं, किसी न किसी जमात के होते हैं नताइज पर। जी, एतराज़ात तो जनाब कोई सियासी पार्टियां जो है वो एतराज़ात से मुबर्रअ नहीं है। जब उनके मफादात टकराते हैं तो वो एतराज़ात का सहारा लेते हैं, उसमें कानून का सहारा नहीं लेते। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में हमारे चारों हाई कोर्ट्स और पांचों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात को खत लिखा कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से मुहैया किए जाएं, तो उन्होंने इस पर माजरत कर ली। जब उन्होंने माजरत कर ली तब इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी की खिदमात हासिल की हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी अदलिया को इलेक्शन कमीशन हालात को देखते हुए, तो ऐसी क्या मामला था, एक महीने की बात थी, एक महीने के लिए चंद जितने लाखों मुकदमा जेर इल्तवा में पड़े हुए हैं, तो एक महीना भी इनकी खिदमात जो है इलेक्शन कमीशन को मिल जाती तो एक अच्छा तरीका से अच्छा सबक जाता, वो उनको आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल होती है। चूंकि जुडिशरी का ऑफिसर है, आज जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको तो दूर दूर का वास्ता नहीं होता इलेक्शन एक्ट का, वो तो अपने इंतजामी मामला देखते हैं या फौजदारी मामला देखते हैं। इस मामले में उनसे कोई इदराक नहीं है, तो उनसे गलतियां होने का इम्कानात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसरों की मामलत के लिए अपने ऑफिसरान मुतय्यन कर रखे हैं ताकि उनको वो इलेक्शन एक्ट के बारे में उनको आगाह करता रहे। कल मैंने भी तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को SMS किया कि जनाब सेक्शन 62 के तहत जो है वो कागजात जब जमा होते हैं सिक्योरिटी के वक्त उसका उम्मीदवार का होना लाजमी नहीं है, उसका कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको जवाब दे सकता है। ये हमने अपनी खिदमत अपनी तरफ से पेश की बिला वजह बगैर किसी कहे, हमें चूंकि हम इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं तो मैं कहा चले इनको हम आगाह कर देते हैं, शायद सेक्शन 62 ना पड़ा हो। तो ये तो हालात हैं। अगर हमारी जुडिशरी का ऑफिसरान होते तो फिर मुमकिन था कि ये तरीका जो है वो उनको हर चीज से बाखबर रहते, लेकिन बहरहाल अब वक्त गुजर रहा है, आज 2-3 दिन में स्कूटनी भी हो जाएगी। इसके साथ बिल्कुल, एक तो रिकॉर्ड जो है वो हुआ है कि 28,626 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जो है वो लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गहमा गहमी जो 1.25 महीना रह गया तकरीबन, वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या आप वजह समझते हैं? इसमें सबसे बड़ी मैं अर्ज करूंगा आपसे, हकायक ये हैं कि जो आपके जो कागजात नामजदगी के रास्ते में छीना झपटी हुई है ना, ये उनके अपोनेंट थे जी। वो एक जो सियासी जमातें होती है वो बड़ी जंग लड़ती है जैसे होता है, उसमें इदारों का कोई वास्ता नहीं, ना कोई पुलिस का ना ब्यूरोक्रेसी का। ये महज जो उनकी अपोनेंट है उन्होंने ये जो है वो छेड़खानी की थी, ये हमारी इतला के मुताबिक। नंबर 2, इसके बावजूद भी आप पूरे पाकिस्तान में सूबाई कौमी असम्बली के 28,000 कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, 28,000, जबकि सीटें तो आपकी 970 ही है ना पूरे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां मिला के। 970 सीटों पर 28,000 कागजात नामजदगी दाखिल हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन को 65 करोड़ रुपया जो है वो इस मद में हासिल होगा जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया। इससे अंदाजा लगाया कि सबके कागजात जमा हो गए, 3-3, 4-4 लोगों ने कवरिंग कैंडिडेट भी लिए, लेकिन हल्का फुल्का बाहर जो हो ही है ये छीना झपटी, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपने लोगों ने किया है, इनके अपोनेंट्स ने किया है, इसमें हुकूमत का या इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं गहमा गहमी के हवाले से बात कर रहा था कि वो जो सियासी गहमा गहमी जलसों का वो अभी बड़ा ठंडा सा चल रहा है। क्या इसका वजह है कि इसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो आप समझते हैं कि बड़े जल्द से सर्द मौसम में सियासत को गरमा लेंगे? देखा जी, मैंने फैसला पढ़ा है तहरीक इंसाफ के बारे में, इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में। आप मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई
कि इमरान खान साहब तो ठीक है, मुल्क के नेशनल लीडर हैं, उनको तो इतना ज्यादा इदराक नहीं होता, लेकिन उनको जो निचली सतह के जो उनके कानूनी और आईनी माहिरीन थे या उनके पार्टी के अहदेदार थे, उन्होंने पार्टी का अंदरूनी ढांचे के बारे में नहीं बताया। पार्टी का अंदरूनी ढांचा था ही नहीं दस्तूर के मुताबिक। मैंने रिपोर्ट पढ़ के मुझे हैरानगी हुई, ढांचा ही नहीं था। ना इसमें चीफ जो होता है चीफ ऑर्गेनाइजर की पोस्ट थी, ना इसमें कोई अभी असद उमर जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कोई कागजात नहीं, किसने इस्तीफा को मंजूर किया, कैसे चले गए, कोई रिकॉर्ड नहीं। इसी तरह उमर अयूब को लगा दिया सेक्रेटरी जनरल, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। जब इलेक्शन कमीशन इन सब के रिकॉर्ड मांगे, यहाँ नेशनल काउंसिल का कोई रिकॉर्ड नहीं, नेशनल काउंसिल ही नहीं है जो दस्तूर की बड़ी अहम हिस्सा होता है। ये सारी चीजें यहाँ तक के चीफ इलेक्शन कमीशनर था इनकी पार्टी का अकबर जमाल निसारी साहब, उसको हटा दिया, उसका कोई नोट नहीं, कोई तरीकाकार नहीं, किस तरह हटाया, कैसे किसने बरतरफ किया, जबकि दस्तूर के मुताबिक उसको आप उसको बरतरफ नहीं कर सकते। उसको नया चीफ इलेक्शन कमीशन ले आए, उसकी अपॉइंटमेंट का कोई तरीका नहीं, किसने कर दिया, कैसे बन दिया। तो जब इलेक्शन कमीशन ये सवाल अली जफर से पूछा तो अली जफर साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सियासी जमात के तो रहनुमा है, वो सेनेटर भी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ बिल्कुल सही। तो ये आप बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद उनके पास जो टीम है लीगल, उसने जो कुछ किया उसके असरात भी बहरहाल उन्होंने भुगते हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब सियासत के मैदान से चलते हैं खेल के मैदान। और मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। अब से कुछ देर पहले तक मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 110 रन बना लिए। कैंगरूज के ओपनर्स ने पहली विकेट पर 90 रन से अपनी टीम को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई। सरफराज अहमद की जगह रिजवान खेल रहे हैं, खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली को कौमी टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद अवैस हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी अवैस, आज का ये मैच है, इब्तिदा में ये लग रहा कि पाकिस्तान जो है वो फ्रेश आया और कैच ड्रॉप कर रहे हैं। ये आज फिर को प्रेशर आपको लग रहा था पाकिस्तान टीम पर? देखिए, प्रेशर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन एमसीजी का जो ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, चाहे टेस्ट मैचेस की बात करूं, चाहे हाल ही आपको पता T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन ये ऑब्वियसली फॉर्मेट डिफरेंट है, टेस्ट मैच है, फिर आप 1-0 से ऊपर आ रहे हो तो वो एक प्रेशर साइकोलॉजिकली आप पे ऊपर होता है। लेकिन फिर आपके ऊपर बैक एंड पे आपको पता जो इंजरी वाला मामला भी, आपका जो बेस्ट स्लॉट था उसको आपने यहाँ खिलाया। मैं खुश था कि मीर हमजा को यहाँ चांस दिया गया, क्योंकि मैं पहले टेस्ट मैच में बात कर रहा था कि आपको लंबे रेस के घोड़े चाहिए जो कि ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उनको पता हो कि लॉन्ग स्पेल्स कैसे करवाने हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट था, शहजाद इंजर्ड हो गए। मीर हमजा लॉन्ग स्पेल करना जानते हैं, अभी तक इकोनॉमी रेट बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, 9 ओवर के करीब करा चुके हैं, 16 रन उन्होंने अभी तक दिए हैं। लेकिन जो वो एक इश्क मोहब्बत वाला जो हमारा डेविड वार्नर के साथ चक्कर है वो तो चलता हुआ आ रहा है। डेविड वार्नर का आपको पता है बड़ा एक आसान सा कैच था स्लिप के अंदर, शाहिनशाह अफरीदी की बॉल पे अब्दुल्ला शफीक ने जो ड्रॉप किया। लेकिन अच्छी बात कि वो आउट हो गए, क्योंकि डेविड वार्नर का जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने 200 स्कोर किया हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो बड़ा एक अच्छा उनका हंटिंग है यहाँ पर। ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच तो आपको पता है बड़ा पड़ा हुआ इस वक्त, 114 पे 2 खिलाड़ी आउट है। पाकिस्तान के हाथ से मैच नहीं गया, लेकिन बारिश भी इंटरप्ट करती रहेगी, अभी नहीं करती रहेगी पूरे मैच के अंदर। जो ये कल भी है, परसों भी बारिश वाला मामला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अच्छा एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मोहम्मद हफीज़ ने भी ये यकीन दहानी कराई कि सरफराज अगला मैच खेलेंगे, लेकिन आज जब प्लेइंग 11 थी तो मोहम्मद रिजवान थे, सरफराज उनकी जगह नहीं थे। क्या वजह आपको लगी? पहले मैच में सरफराज के ऑफ कलर नजर आया कि जिसकी वजह से रिजवान एंड एट द 11th आवर वो शामिल हुए? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर। सरफराज भाई की अगर मैं बात करूं तो मेरी कभी भी उनसे, या कोई भी ज़्यादातर जिस क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछें तो शायद वो भी ये कहेगा कि कप्तानी से कभी भी कोई मसला नहीं था, उनकी बैटिंग कंसिस्टेंसी से था। सरफराज की अगर बात करूं, उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया, आपको पता डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उन्होंने बड़ी अच्छी अपना इनिंग्स वगैरह भी खेली है। लेकिन एक चीज़ हमें रियलाइज करनी चाहिए कि एशियन विकेट्स कुछ हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कुछ हो रहे हैं, जहां पर बाउंस जो है वो काफी अच्छा आता है। वो बैटिंग ट्रैक है वैसे एमसीजी, जहां पर इस वक्त अपना मैच चल रहा है, तो वहां पर आपको कट और पुल वाला बैट्समैन ज्यादा सूट करता है, स्वीप वाला इतना ज्यादा सूट नहीं करता। तो रिजवान आपको पता है कट और स्वीप जो उनसे अपना पुल है वो बड़ी अच्छी खेलते हैं एज कम्पेयर टू सरफराज अहमद। लेकिन यहाँ पर जो अगर मैं पूरे टीम की बात करूं, मैंने बता रहा हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा सबसे बड़ा जो वक्त डाउट था वो था आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की। मुझे पता है नौमान भी इस वक्त इंजर्ड हो गए, इब्रार मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक स्पिनर जरूर यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना लाजमी था, क्योंकि
इस विकेट के अंदर इट्स अ बैटिंग ट्रैक, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, वो बड़ी जरूरी होती है ब्रेक थ्रू लेने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने स्पिनर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। फिर अगर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो वही पहले टेस्ट मैच से आपको नजर आ रहा है कि आपने बैटिंग थोड़ी वही आप लंबी बैटिंग खिला रहे हो कि आपके कहीं ना कहीं दिमाग में वो खौफ जरूर है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर कि यार हमें बैटिंग लंबी चाहिए। पिछले मैच में बड़ी लंबी बैटिंग थी, 89 पे हम आउट हो गए सारा। वही ना कि कहीं ना कहीं काउंटर वही वो एक खौफ होता है ना आपके दिमाग के अंदर। लेकिन देखें जो भी स्कोर हो यहाँ पर पाकिस्तान को मैं खुद हैरान था कि पाकिस्तान ने, क्योंकि ऑब्वियसली जो थिंक टैंक मैनेजमेंट वहाँ बैठी, टीम बैठी, उनको बेहतर पता है मुझसे कि वहाँ पर क्या सिनेरियो। लेकिन पाकिस्तान के अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो तीसरी चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए हमेशा एक डेथ होती है। पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह परफॉर्म करता है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले उनको दावत दी अपना बैटिंग की, तो मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि पाकिस्तान के मैं कहा ना चेजर बड़ा बुरा है पाकिस्तान, टेस्ट के अंदर और वनडे के अंदर बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान फ्लॉप होता है। लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी उठाई है तो फिर जिम्मेदारी फिर आपके बैट्समैन पे स्पेसिफिकली आती है, जो खास करके आपके ओपनर्स हैं। अगर आप शैलो में जाके खेलोगे, अगर आप एग्रेसिव इंटेंट नहीं रखोगे, रोटेट द स्ट्राइक नहीं करोगे, तो ऑस्ट्रेलिया आपको हर्ट करेगा। पिछले मैच के अंदर भी मामूल हक ने ठीक है क्रीज के ऊपर रुके रहे, एक एंड आपने संभाला, लेकिन यार वो एक एंड प्रेशर भी तो डालता है टीम के ऊपर। जब स्कोर नहीं हो रहा होगा, आप टाइम स्पेंड करोगे तो उसका तो फायदा नहीं है। आपको रेगुलर इंटरवल्स पे स्कोर चाहिए, आपको बाउंड्रीज भी चाहिए होती हैं, तो आपने रोटेट करते रहना है स्ट्राइक को। खास करके जो आपके दोनों बैट्समैन ओपनर्स, उनको जो पावर प्ले है इनिशियली, या आप कह लें कि जो पहले यूनिट का जो खेल है उसके अंदर जितना ज्यादा स्कोर वो निकाल सके पाकिस्तानी, तो आज तो लग भी रहा है कि अभी बहरहाल वो एक मुस्तहकम उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड कर भी लिया है। वैसे एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, शाहीन आफरीदी को जो मौका आज मिला वो बहरहाल कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन पिछले मैच में शाहीन अफरीदी मुसलसल बॉल कर रहे थे, लेकिन खातिर खा उनको अपने उस तरह मदद नहीं हो रही थी। उसके बरक्स हम देखते थे खुर्रम शहजाद ने भी बड़ा अच्छी बॉलिंग की, और पहली इनिंग में हमारे दूसरे बॉलर थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो बॉल किया। क्या वजह रही है शाहीन, क्या वो कलर नज़र नहीं आ रहा हमें एशिया कप, वर्ल्ड कप और अब टेस्ट में? देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियसली आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं। मुझे याद है कि शाहीन शाह अफरीदी, मैं सीरियसली मिस करता हूँ वो शाहीन शाह अफरीदी। जब आपको याद है कि एक इनका जिस वक्त ये स्पेल करवाने आते थे, तो आपको याद है कि कमेंटेटर्स भी यहाँ तक के कहते थे कि अब जो 1 या 2 विकेट जो सी है वो नॉर्मल है गिरनी स्टार्ट के अंदर, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आता है ये लेगा विकेट, और बैट्समैन को भी पता होता था, वो खौफ एक अलामत थे शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन जितनी क्रिकेट एक्सेसिव उन्होंने खेली है अपना हालिया अरसे के अंदर, मैं कहूँ चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, मसला सबसे बड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है कि पाकिस्तान टीम ने वर्कलोड मैनेजमेंट सही तरीके से अपने फास्ट बॉलर्स पे की ही नहीं है, जो मैनेजमेंट वहां बैठी है। आपने जिम्बाब्वे के मैच भी खिलवाए, आपने जब नीदरलैंड्स के थे वो भी मैच खिलाए, कि आपने रेस्ट नहीं दिया किसी फास्ट बॉलर को, तो फिर ये चीज हर्ट करती है। सेकेंडली इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट आपके लड़कों ने खेली है कि अब आप लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपके लड़के सूट ही नहीं करते, वो उस चीज पे बैठ ही नहीं रहे। क्योंकि लॉन्गर, मैं इसलिए आपसे स्टार्ट में कहा ना कि मुझे मीर हमजा हो, चाहे खुर्रम शहजाद हो या आमिर जमाल हो, मुझे क्यों पसंद आ रहे थे, क्योंकि लंबे रेस के घोड़े, इन्होंने 4-4 डे की जो 4 डे क्रिकेट है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा खेली है। मीर हमजा ने 100+ अपना फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 4 डे बहुत ज्यादा खेली है, तो उसको पता है कि लॉन्गर फॉर्मेट पे मैंने बॉलिंग कैसे करवानी है। हाँ मुझे पता है कि इस विकेट के ऊपर मीर हमजा जैसा फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा कामयाब इस सेंस में नहीं होता, इंग्लिश में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके टेरअवे क्विक चाहिए, तेज बॉलर चाहिए, जो कि तेज बॉलर वो नहीं है, वो कराते हैं अराउंड 128-132 की गेंद पे मीर हमजा बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का जो वर्कलोड मैनेजमेंट वाला मामला है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने एक तो इजाफी आपने चार्ज भी दे दिया शाहीन शाह अफरीदी को, आपने वाइस कप्तान भी बना दिया, जिम्मेदारी ज्यादा डाल दी उसके ऊपर। उसके बाद देखिए ना, आप अगर हालिया कैलेंडर की बात करूं तो आपकी टेस्ट मैच सीरीज है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने खेलना है। इसके बाद आपकी न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज है, उसके बाद आपका लंबा पाकिस्तान सुपर लीग आ रहा है, उसके बाद आपकी इंग्लैंड के साथ सीरीज है, उसके बाद आपने वर्ल्ड T20 के अंदर एंटर हो जाना है। तो वर्ल्ड T20 आपके सर पे है। सबसे बड़ा इस वक्त जो मैं कहता हूं कि जो दारोमदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद होगा वो आपकी फ्रेंचाइजेस पे होगा। चाहे वो नसीम शाह की आप बात करें, चाहे एहसानुल्लाह की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, आपकी फ्रेंचाइजेस इनको किस तरीके से हैंडल करती हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। आपको याद हो वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था जिसमें ब्रेकडाउन शाहीन शाह अफरीदी हुए थे, वो मैच पाकिस्तान जीता हुआ था, अगर शाहीन शाह अफरीदी रहते उनके स्पेल पड़े हुए थे। लेकिन जब वो ब्रेकडाउन हुए तब पाकिस्तान जो है उसका मोमेंटम टूटा था वहां से। तो आप नहीं चाहोगे कि वर्ल्ड T20 के अंदर ये चीज हो। तो जो वर्कलोड मैनेजमेंट है
उसके लिए फिर आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा एक मसला रहा है कि कुछ अरसे के लिए हमारे पाकिस्तान शाहीन्स के टूर स्टार्ट होते हैं जिसमें आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर स्टार्ट होते हैं, एकदम ख़त्म भी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि टूरों का हुआ क्या, किधर गए हैं बॉलर्स उनसे, क्योंकि आप वहाँ से लौट को लेके आते हो या अगर लड़का परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त आप देख रहे हो कि हर जगह हेडलाइन चल रही है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया को दिया है। नवीन उल हक की बात करें, चाहे 3 दौर उनकी, मुजीब की बात करूं, तीसरे जो उनसे फजल हक फारूकी हैं, उन तीनों को देखें बैन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे वो। उन्होंने क्यों ऑप्ट किया था कि हम T20 खेल सकते हैं, वनडे के लिए अवेलेबल नहीं है, लीग्स पे ज्यादा उनका फोकस था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उन तीनों को बैन कर दिया है। 1 साल के लिए ना उनको NOC मिलेगा किसी लीग को खेलने के लिए, ना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए NOC मिलेगा, ना कुछ है। आपका क्रिकेट कैरियर तबाह हो गया ना एक सेंस में, आपके पास अपील का हक तो होगा। लेकिन हमारे तो यहाँ सबसे पहले जो है वो लीग्स थी जिसका खमियाजा हमने देखिए भुगता है कि बार बार बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं वो वर्क लोड मैनेजमेंट तो नज़र ही नहीं आया। लेकिन वैसे एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पिछले मैच के दोनों इनिंग्स में उस तरह से नहीं स्टे कर पाए। शान मसूद वो प्रैक्टिस मैच में तो 200 कर गए लेकिन पिछले दोनों इनिंग्स में वो नहीं चल पाए। बाबर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, तो खुद पैट कमिंस भी कह रहे थे कि बाबर को हम देखेंगे, लेकिन बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। अब्दुल्ला शफीक से लेकर नीचे तक कोई भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर ये भी पाकिस्तान की बैटिंग का भी अलमिया है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तो मैं समझ आ रही थी कि आप बड़ा डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो, कि आप अपनी बैटिंग बड़ी लंबी कर रहे हो, कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि यार हमारी बैटिंग ना अपना जो सा फिल्टर कर जाए। यहाँ पर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके का स्टांस यहाँ पर देता है। शान मसूद की आपने बात की, देखें जिस विकेट पे शान मसूद ने स्कोर किया था, आपको याद हो हफीज ने उसके बाद भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये बड़ी डिफरेंट विकेट थी, क्योंकि मैं पहले टेस्ट मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम ऑस्ट्रेलिया आते थे तो बड़ी तेज विकेट्स मिलती थी, बड़ी डेड विकेट थी वहाँ पर जहाँ स्कोर किया गया। ऑब्वियसली जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हो वो एक डिफरेंट ट्रैक होता है, डिफरेंट बॉलर्स हैं, आपका एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बाबर आजम का कल मैं स्टार्ट पढ़ रहा था, अगर बाबर आजम ने जितने अभी तक टेस्ट मैचेस की इनिंग्स खेली हैं, बाबर आजम ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज के अंदर मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड नहीं हासिल किया अभी तक। ये बड़ा एक रिकॉर्ड था सीरियसली। और आपको पता है कि बाबर आजम राइटली पॉइंट कर रहे हैं कि जब भी उन पे कैमरा थोड़ी देर के लिए भी जाता है तो कमेंटेटर्स बात करते हैं बार बार कितना इंपॉर्टेंट है बैट्समैन पाकिस्तान टीम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके का रिकॉर्ड वो बनाते हुए आए हैं सारे मामला थे। लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी रही है, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा ट्रैक रिकॉर्ड पे। 2023 में कहता हूँ बड़ा चैलेंजिंग रहा है बाबर आजम के लिए, बट 2023 की बात करें चाहे 24 की आप बात करें तो बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन रही है बाबर आजम के लिए, कि जिस तरीके से बाबर आजम का अप एंड डाउन ग्राफ रहा है। लेकिन बाबर आजम को कहीं ना कहीं रियलाइज करना पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंट वो एक तो फिगर आज है। का मैच भी उसके वैसे बड़ा अहम है कि एक तो शान मसूद कैप्टन इनिंग खेलें, दूसरा जिम्मेदाराना इनिंग एक बाबर की जानिब से लंबी वो खेला जाना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वैस हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। और देखते हैं जी अब 5 दिन हैं इस मैच को लेकर पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग क्या करती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। तो ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल के मैदान की हम बात कर रहे थे, मेलबर्न टेस्ट की, और अब खेल के एक और मैदान है जिसे कहते हैं स्नूकर। बल्कि मैदान क्या, वो तो एक टेबल होती है और उस टेबल पे जिस तरह से बॉल घुमाने वाले स्नूकर चैंपियन होते हैं, बंदा देखता हैरान रह जाता है। पाकिस्तानी नौजवान स्नूकर प्लेयर अली हमजा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिंध स्नूकर कप उन्होंने जीत लिया है और अपने हरीफ जुल्फकार कादिर को उन्होंने फाइनल राउंड में शिकस्त दी है। तो जनाब ये ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी ये नहीं है कि सिंध के चैंपियन हो जाना ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनका है, ये तो नेशनल चैंपियन होंगे, फिर एशियन चैंपियन में जाएंगे तो होगा। लेकिन जो उन्होंने हराया है जिनको, वो एक बड़े प्लेयर हैं। तो ये जब नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं और पुरानों को हरा के जगह बना रहे होते हैं तो ये भी एक लम्हा बड़ा ज़बरदस्त होता है। अली हमजा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए कि आपने जो जुल्फकार साहब को हराया है, ये बेसिकली पहले ये चैंपियन थे, ये क्या थे? नंबर 3 है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नंबर 2 भी रहे हैं। अच्छा। और एशियन चैंपियन भी रहे हैं। और अच्छा, एशियन चैंपियन भी रहे हैं और टैग टीम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब है आपने वर्ल्ड चैंपियन को भी हरा दिया जी, बहुत सर्वाइव किया मैंने। 3 साल से सेमीफाइनल में हार रहा था। अच्छा। इस बार जो है मैंने 2 मंथ से जो है
7 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करता था मैं। 7-8 घंटे? जी। फिर बहुत मेहनत करने के बाद फिर मैं ये टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं? स्पॉन्सर है हमारे। सही। तो मुझे ये बताइए, ये शौक क्यों हुआ स्नूकर का? शौक बड़ा सुस्त सा खेल नहीं? नहीं, बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत रॉयल गेम है ये। एग्जैक्टली। इंडोर गेम्स में जो बहुत मज़ेदार गेम है ये। तो स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल पढ़ते थे तो अब दोस्त वगैरह हम लोग इंजॉय करने जाते थे, वहीं से बस शौक पड़ा और खेलना स्टार्ट किया। स्टूडेंट लाइफ में तो स्नूकर वगैरह क्लब में जाते तो हमें तो मार पड़ जाए। जाते थे, छुप के जाते थे। हाँ, छुप तो के जाते। अभी आपकी सिंध चैंपियन फर्स्ट टाइम आप हुए हैं, तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए अब तैयारियां हैं? जी। कब हो रही है वो इंशाल्लाह ये जनवरी के 2nd वीक में। जनवरी के 2nd वीक में हो रही है। तो उसके बाद जो नेशनल चैंपियन बन जाए या फाइनल खेलने वाले जो 2 लोग, फिर वो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान नंबर 1 और 2 जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं कतर में, एशियन गेम्स। अच्छा, एशियन होती है वहाँ। अच्छा, तो एशियन वहाँ स्नूकर जी, चैंपियनशिप। तो वहाँ जो है पाकिस्तान नंबर 1 और 2 दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी। तो अगर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है तो वो भी फिर यही प्लेयर्स जाते हैं या वो अलग को कैटेगरी? वो फिर एशियन के जो टॉप 4 होते हैं सेमीफाइनलिस्ट, वो फिर जाते हैं मेचियर वर्ल्ड चैंपियन खेलने। अच्छा जी। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है। जी। तो अच्छा, ये शौक क्यों हुआ कि आप इसको प्रोफेशन बनाएंगे और इसी गेम को आगे लेकर चलेंगे? ये क्यों शौक हुआ? बस वो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। उन्होंने बोला आप अच्छा खेलते हो, आगे के लिए अप्लाई करो, खेलो और भी अच्छा। फिर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। 3 साल से मैं सेमीफाइनल हार रहा था। अच्छा जी। इस बार फिर मैंने मेहनत बहुत की, जिससे मेरा मैच था जुल्फ़कार अब्दुल कादिर जो मेरे ओपोनेंट थे, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे। उनसे खेलने में थोड़ी मुश्किलात तो थी, लेकिन ये कि मैं प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैंने बोला मैं अच्छा खेलूं और फिर बड़ी मेहनत के बाद जो है मैंने ये टाइटल जीता। तो कितने राउंड्स का मैच हुआ जो आपका फाइनल का? ये लीग होती है। अच्छा। हम दरअसल जो है सीडेड थे पहले से। अच्छा जी। नेशनल चैम्पियनशिप जब होती है तो उसमें टॉप 16 प्लेयर्स को सीडेड रखा जाता है। ओके जी। उसमें हम इस बार जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप में जो है 8 प्लेयर्स को सीडेड रखा गया, तो मैं आउट था नेशनल से। तो हमारे को जो सिंध चैम्पियनशिप होती है उसमें हमारे को लीग में सीडेड रखा जाता है। फिर जो नीचे से एंट्रीज वगैरह आती हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो एंट्रीज वगैरह देते हैं, तो वो जो क्वालिफाई होते हैं, वो जो 8 प्लेयर्स आते हैं ना क्वालिफाई होके, वो फिर हम 8 सीडेड प्लेयर से खेलते हैं। ठीक है। फिर उनमें लीग होती है, 4 प्लेयर्स के जो है वो पूल बनते हैं। सही। और उसमें से 3 मैच में से 2 मैच जीतने होते हैं क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के। सही। तो मैं अपने माशाल्लाह 3 मैच जीता लीग के। मैंने क्वार्टर फाइनल भी अच्छा जीता, फिर सेमीफाइनल भी अच्छा जीता, फाइनल में थोड़ी फाइट हुई। अच्छा, तो फाइनल जो था उसमें कितने फ्रेम? बेस्ट ऑफ 9 था। बेस्ट ऑफ 9 था? जी। अच्छा। उसमें मैं 4-2 डाउन था। अच्छा, आप स्टार्ट में 4-2 डाउन चल रहे थे? जी। फिर मैंने थोड़ा अच्छा खेला, ब्रेक लिया 10 मिनट का। फिर ब्रेक के बाद जब मैं आया फिर मैंने बहुत अच्छा खेला, 4-4 किए। फाइनल फ्रेम में मैंने 46-47 स्कोर की लीड बना ली। अच्छा जी। ब्रेक खेला, फिर उसके बाद मैंने गेम को बचाना शुरू कर दिया, सही, सेव करना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे जो ओपोनेंट प्लेयर थे जुल्फ़कार अब्दुल कादिर, उन्होंने मुझे, मेरी 57 की लीड थी, उन्होंने मुझे 58 का क्लियर कर रहे थे वो। अच्छा। और उन्होंने 1 फीट का पिंक बॉल मिस कर दिया। मैंने वो फिर एक 1 हैंड उसको सेव किया। सेव करने के बाद जब उन्होंने फिर मुझे पिंग बना कर दिया और मैंने फिर उसको पॉट कर दिया। तो ये इसका मतलब है बिल्कुल एज पर जाके जीते। इस जीत का तो और मजा होता है कि आप आखिरी फ्रेम में जाके जीते और वो जीते भी इस तरह से कि फिर आपकी लक भी थी, आपकी मेहनत भी थी। मेहनत भी लेकिन बहुत सर्वाइव किया मैंने, बहुत सर्वाइव किया। लेकिन यह है कि बेस्ट विशेज हैं आपके लिए कि आप नेशनल चैंपियन भी बनकर आए इंशाल्लाह। और फिर आप हमारे प्रोग्राम में हो और फिर एशियन चैंपियन के लिए भी आप क्वालिफाई जो है वो करें। अच्छा, लेकिन आप 7-8 घंटे ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो फिर आप फुल टाइम स्नूकर ही खेल रहे हैं या कोई स्नूकर भी खेलते हैं, स्टडी भी करते हैं, पढ़ता भी हूँ। अच्छा। और स्नूकर भी खेलता हूँ पार्ट टाइम। फ्रेंड्स आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने इंटर किया। अच्छा जी। कॉमर्स पढ़ी मैंने। कॉमर्स पढ़ी है, तो अभी आप पढ़ भी रहे हैं साथ साथ? जी जी।
तो स्नूकर और स्टडीज ये दोनों, तो घर वाले कहते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं कि भाई जॉब वगैरह करो, ये काम सही नहीं है, लेकिन अब चैंपियनशिप जीता हूँ तो अब खुश हो जो गए? इजाज़त मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो अब घर वाले खुश हैं कि यार सिंध चैंपियन हो गए, और आज देखे ना टीवी पे भी सिंध चैंपियन को देख रहे होंगे बैठे हुए। जी मेरे भाई जो है ना बड़े मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी अदनान मेरे साथ ही हैं जी, वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, और भी बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि आगे जाके खेलो, अच्छा खेलो। सही। तो वैसे आइडियलाइज किसको करते हैं आप वर्ल्ड में, कौन कि यार ये प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी गेम देखते हो आप? मुझे वर्ल्ड में तो नील रॉबर्टसन पसंद है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में मैं मोहम्मद आसिफ को लाइक करता हूँ ज़्यादा। आसिफ बड़ा शानदार और बड़ा क्लीन खेलते हैं। उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। दरअसल वो भी फैसलाबाद से हैं, अच्छा। और हम भी फैसलाबाद से। अच्छा जी। नहीं लेकिन आप तो सिंध में चैंपियन हुए हैं तो। लेकिन वो कराची में रहते हैं ना। अच्छा ठीक है। आसिफ का भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपनी कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। लेकिन पाकिस्तान में एक प्लेयर मोहम्मद यूसुफ थे जी, चोर में वो खेले और बड़ा शानदार उनका भी खेल था। तो ये जो स्नूकर में आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान में उतना आप स्कोप है कि जब स्पोर्ट्स कर रहा होता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ही कर रहा होता है, उसको अपने जॉब का अपनी चीज़ों का फिक्र नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि इतने पैसे भी आ जाएंगे इस खेल से जैसे क्रिकेटर्स को मिल जाते हैं यहाँ पर? दरअसल क्रिकेटर्स की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्नूकर का स्कोप पाकिस्तान में बहुत कम है। उस तरीके की वैल्यू नहीं है स्नूकर की, क्योंकि प्लेयर्स को जो है ना गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि प्राइज़ मनी देंगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आसिफ भाई जब आए मीडिया पे, आसिफ भाई ने यही कहा कि मुझे प्राइज़ मनी अनाउंस हुई है लेकिन मिलती नहीं है। तो ये इस तरह भी अच्छा हो रहा है। अभी भी आपके जो फर्स्ट प्राइस था शायद 50,000 जी, 60,000 मतलब 60,000 कोई बड़ा प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है कि अगर आप 8 घंटे 7 घंटे की तैयारी कर रहे हैं तो एंड में फाइनल जीतने वाले को अगर 60,000 मिल रहा है और रनर्स आपको शायद 30,000 जी, तो कुछ भी नहीं है। इतने में तो दोस्तों की दावतें हो जाया करती होती हैं। तो ये तो बड़ी स्पॉन्सरशिप जरूर होनी चाहिए नाज़रीन, ये स्पॉन्सरशिप होने के बाद फिर एक बड़ा प्राइज हो ताकि इसमें खेल में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर एशियन चैंपियन किसी ने पाकिस्तान में बन के आना है तो उसको तो फिर सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए एक बड़े स्पॉन्सर्स की जानिब से। लेकिन स्पॉन्सर्स के साथ साथ एक चीज़ जो है वो होता है कि घर को चलाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो अब आपने प्लान कर लिया है कि आगे चल के स्नूकर चैंपियन ही बनना है वर्ल्ड? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉल मुझे स्पॉन्सर करे। हम आपके साथ हैं बिल्कुल, हम तो आप अभी से ये कर रहे हैं, हम आपके साथ तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके और अच्छा खेलूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और टाइटल जीत कर लाऊं। नहीं ये तो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के देखे फ्लैग आपके साथ है लगा हुआ और इसी फ्लैग को आपने आगे बढ़ाना है। लेकिन जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं जो सोचते हैं गेम को इम्प्रूव करने के लिए क्या आप बताएंगे? उसके लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। एक टाइम सुबह की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अच्छा। उसमें लाइनअप करनी होती है, लाइनअप प्रैक्टिस होती है और एक्स प्रैक्टिस होती है, वाई प्रैक्टिस, बहुत सी प्रैक्टिस हैं जो करने के बाद उससे फिर बंच में खेलना आसान हो जाता है। अच्छा। उससे फिर आप सेंचुरी ब्रेक आसानी से जो है उसको कर लेते हैं सेंचुरी ब्रेक के लिए। जी। अच्छा लेकिन है कि हमारे जैसे मुझ जैसे तो प्लेयर का वो दूर की शॉट ही नहीं अच्छी लगती, हम तो कहते करीब करीब पड़ी हो तो अब शॉट्स अच्छी लगती, तो ये फिर प्रैक्टिस ही है और कोई चीज़ नहीं। जी, अच्छा स्टिक्स का भी कहते हैं बड़ा फ़र्क होता है, कुछ स्टिक्स जो हैं वो आपको बड़ा ज़बरदस्त होती हैं और कुछ इतनी भारी होती हैं कि आपके हाथ थक जाते हैं। ये स्टिक्स का वाकई फ़र्क होता है? जी, स्टिक का बहुत फ़र्क होता है। पहले बॉल सेट जो होता था वो टूर्नामेंट चैम्पियनशिप होता था, अब जो बॉल सेट है वो प्रोफेशनल है 1G प्रो, तो उसके लिए ब्रांडेड की हुई अच्छी होती हैं। थाईलैंड के बहुत से ब्रांड है क्यूज़ के, मैक्सिमस है, मास्टर्स है, और भी नाइची मास्टर्स है, बहुत से ब्रांड्स हैं जिससे प्लेयर्स खेलते हैं और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सही, टच का बहुत फ़र्क होता है। तो ये एक बहरहाल फ़र्क जो आप बात कर रहे हैं कि वो है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं जिससे आप आगे नेशनल चैंपियन, फिर एशियन चैंपियन और फिर वर्ल्ड चैंपियन के लिए जाएं। हमजा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। और नाज़रीन इस वक्त एक चीज़ जो ज़बरदस्त है वो ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत मौजूद है, उस टैलेंट को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सी पैक को अब 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 10 सालों में पाकिस्तान सी पैक में क्या कामयाबियां समेटी हैं। रीमा शौकत हमारे साथ मौजूद होंगी, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद। और स्टूडियो में आप मेरे साथ मेहमान देख रहे हैं और उनके गेटअप से आपको मालूम हो गया कि ये टेक्वांडो के प्लेयर्स हैं और आज इनसे भी बात करेंगे। ये टेक्वांडो, जूडो और कराटे, और जब भी ये बात होती है तो हमें हमेशा ये मामलात नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो ममालिक है, ख़ासतौर पर चाइना, वहाँ पर ये खेल बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे ही खेल होने भी चाहिए। और चीन की अगर बात आई है तो फिर स्टोरी भी आज हमारी जो है वो है चीन के हवाले से। मुश्किल हालात और कठिन मरहले में हमें हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने कभी नाराज़ नहीं किया। हुकूमतें तब्दील हुई और चेहरे भी, मगर ये दोस्ती चट्टानों की तरह मजबूत से मजबूत तर होती गई। आज पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से जारी सी पैक को 10 साल से ज़्यादा अरसा मुकम्मल हो चुका। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 20 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाज़मतें पैदा करने वाले 30 से ज़ायद मनसूबे मुकम्मल हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें लगाई गईं और 809 किलोमीटर हाईवे बनाई गई। अब सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ जो है वो हो चुका है और पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने वाले मंसूबे पर काम करना है। इससे मुल्की कर्जों में कमी आएगी, महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा। सी पैक के मुकम्मल असरात आवाम तक पहुँचेंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रीमा शौकत, जो कि माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। वेलकम टू शो रीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो सी पैक के हवाले से बात की जा रही कि सी पैक चल रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा सिवाय 2-4 सड़कों के। क्या वाकई ऐसा है, या जो इस वक्त सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लोगों का कि बहुत सी रोज़गार भी वाबस्ता हुआ और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अगले आने वाले वक्त के लिए बेहतर है, क्या वाकई सी पैक से वो चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं? आपने जिक्र किया है कि जर्नल एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि सी पैक शायद किसी रोड का नाम है जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिला रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो एक परसेप्शन बननी चाहिए थी, और जो चाइना ने, जैसे आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से 10 सालों में उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है, और अब जब साल 2023 का इख्तिताम है और हम देखते हैं कि कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने पूरे खित्तों में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देख लिया जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखा जाए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, तो उसने अपने डिफरेंट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। बेसिकली जो मकसद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो यही है कि मैरीटाइम रूट्स या लैंड रूट्स ऐसे खित्तों के दरमियान मुंसलिक किए जाएं ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो तिजारत है, उसको बढ़ाया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात है, और जब हम बात कर रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल होने को हैं और जो इसका पहला फ़ेज़ है वो इख्तिताम पर है, हमने देखा कि इसकी मद में बहुत सारे ऐसे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने जिक्र किया, हम देखते हैं कि कैसे मोटरवेज़ को, हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन की गई, कैसे बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान जो हैं वो कनेक्टिविटी के तौर पर लाई गई। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गवादर है उसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, गवादर की जो अहमियत है वो हमें इस लिहाज से नहीं इग्नोर करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की तरफ से वी आर ब्लेस्ड कंट्री के जिसके पास 1000 किलोमीटर से तवील साहिली पट्टी मौजूद है, लेकिन जो साहिली पट्टी से जो फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं या उससे जो मुंसलिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम टाइमली कैश नहीं कर पाए। चाइना इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहा है और हम देखते हैं कि कैसे गवादर पोर्ट जो है उस पर 3 बर्थ्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू सम एक्सटेंट वहाँ से तिजारती रास्ते जो चाइना को शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट मिलता है, और हमने देखा कि कैसे जो है अफ़गानिस्तान के लिए भी इवन ट्रांजिट ट्रेड वहाँ पोर्ट पर आई और वहाँ से अफ़गानिस्तान तक वाया लैंड रूट्स जो है वो पहुँचाई गई। सो इस सिलसिले में ये कहना कि सी पैक उस तरह से नाकाम हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल गवादर का तो मैं खुद हमारी कोताहियां थी कि थोड़ा स्लो रहा। जी, मैंने भी विजिट किया है और गवादर का पोर्ट जिस तरह बन रहा है, गवादर को जिस तरह से बनाया जा रहा है, वो बड़ा एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैंने इतने साल के बाद जब वो गवादर को देखा है
तो अब वो गवादर नहीं जो पहले कहा जा रहा होता था यकीनी तौर पर। लेकिन एक चीज़ ये कहा गया कि जब सी पैक स्टार्ट हो रहा था, मुझे याद आज से 12-14 साल पहले, कि जी सी पैक होगा और इस तरह से ये चीज़ें होंगी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। उस वक्त ये खौफ हुआ कि शायद हमारी इंडस्ट्री वो बिल्कुल पीछे चली जाएगी, चाइना यहाँ पर आ जाएगा। वो एक जो कॉलोनियलिज्म का एक मामला था, लोगों में खौफ हुआ। फिर दूसरा ये था कि जो अच्छी बात ये हो रही थी कि जी जॉब्स क्रिएशन बहुत होगी, पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं बाहर होगा, जॉब्स भी डिफरेंट हमने डिपार्टमेंट में देखी वो हुई। लेकिन उससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामलात होना और आगे इसको बढ़ना है, वो क्या अब चीज़ें हो सकती हैं जो अब सी पैक का होगा अगले आने वाले स्टेप्स में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि सी पैक जो है वो प्रोपेगेंडा का ज़रूर शिकार रहा है, लेकिन हम लोगों ने ही इसको दुरुस्त करना है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप 10 सालों का एनालिसिस करते हैं तो जो पब्लिक डिप्लोमेसी की डोमेन में जो लोगों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो कि फ़ील की गई है जब भी हम इसका बैठते हैं एनालिसिस करते हैं कि जो पब्लिक तक इसके समरात पहुंचने चाहिए थे, और ख़ास करके जिस तरह गवादर के लोगों के हवाले से बात की जाती है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ज़हनशीन करना कि देखिए चाइना जहां भी अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करता है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, उसमें सबसे पहली तरजीह जो है वो सोशियो इकनॉमिक अपलिफ्ट होती है। उस इलाके के लोगों की जो समाजी तरक्की है या समाजी बहबूद है उसका सबसे पहले ख्याल रखा जाता है। और इस दिन में हमने देखा कि कैसे थरकोल में जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को बुनियादी सहूलियात यानी सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और रोज़गार की सहूलियात वो मुहैया की गई हैं। चाइना की तरफ से जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है और जहाँ पर आई थिंक हम एज़ पाकिस्तानी यूथ लैक करते हैं, चाइना का स्ट्रेस आता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, आप अपने स्किल्स डेवलप करें, कोई हुनर हासिल करें। हम लोग, मेरा ख्याल है कि हम रिवायती मज़ामीन जो हैं वो अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल शोबाजात की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर आपके मुल्क में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, आप स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनने हैं आपके अगले फेज़ में और उन्होंने ऑपरेशनलाइज होने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी यूथ है जो बाहर ना जाए, जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे, तो ये हमारी और यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब देखिए कि इलाके के हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जो प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में अब ऑपरेशनलाइज होने हैं उसके मुताबिक तालीम हासिल की जाए। ये खास करके इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने रीमा ये की है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि उस हिसाब से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर किसी ने मास्टर्स या ग्रेजुएशन की है तो वो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत बड़ा ब्रेन हूँ और मैं अब ब्रेन हो रहा हूँ, तो ये नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल, आपको रीमा आपकी बात को सेकंड करूँगा। कादराबाद सहीवाल के पास कोल पावर प्लांट लगा, उस पावर प्लांट में ये सीन था। मैं अपने कज़न की बात कर रहा हूँ, इसलिए लोगों को बताना है कि वो वहाँ इंजीनियर थे, उनको वहाँ बहुत अच्छी जॉब मिली और बिल्कुल नए फ्रेश इंजीनियर जॉब मिली। उन्होंने अपनी चाइनीज़ भी साथ साथ सीखी वहीं पर रहते हुए। और ये बात जो रीमा बता रही है नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस वक्त ये देखना है कि किस तरह की स्टडीज़ हमने अपने बच्चों को इसमें लेकर आना है, ताकि जॉब्स होती हैं लेकिन हमारी शायद तालीम उस मयार में या उसके मुताबिक नहीं होती है। तो अगर ये करें तो मेरा ख्याल है जॉब्स क्रिएशन के भी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे, टेक्निकल एजुकेशन के। लेकिन रीमा, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर बात करें, लेकिन साथ ये है कि पाकिस्तान में जो असल में तो इंडस्ट्री लगना जब शुरू होगा तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। वो देख रही हैं आप, वो दौर भी आने वाला है। जी बिल्कुल आने वाला है, और हमेशा अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए। भले हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हम शिकार हैं, बहुत सारे हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। और क्यों, अगर हमें एक मुल्क सपोर्ट कर रहा है इस पोटेंशियल को चैनलाइज करने में, तो हम क्यों नहीं जो है वो किस चीज़ का, जैसे कहना चाहिए, किस कन्फ्यूजन का शिकार है और उसकी तरफ नहीं जा रहे। आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइये में शुरू में दुरुस्त बात की थी। देखिए, प्रोपेगेंडा का शिकार मेरा ख्याल है अगले 10 साल भी हम रहेंगे। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की इस्तिलाह सुबह शाम अपने चैनल्स पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर कोई खुल के लड़ी नहीं जाएगी, बल्कि ये इसी तरह के प्रोपेगेंडा के थ्रू कहीं ना कहीं, जहां कहीं पाकिस्तान को तरक्की मिल सकती है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी। जैसा मैं पहले अभी बात कर रही थी और आप भी इसको जिक्र कर रहे थे, देखिए आने वाले वक्त में देखिए कि अब अगर पाकिस्तान में 4G और 5G टेक्नोलॉजी चाइना लेकर आ रहा है, चाइना अपने मुल्क में 7G से आगे चला गया है। आप मगरबी दुनिया को उठा के देखिए, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपने इस वक्त ऐसा साजगार माहौल
पैदा करना है सिक्योरिटी वाइज, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने जो पोटेंशियल्स हैं, ख़ास करके टूरिज़म का जो पोटेंशियल है वो हमारे मुल्क में मौजूद है। हम उसको बड़े बेहतर तरीके से पोर्ट्रे भी कर सकते हैं, उसको अपने स्किल्स को मार्केट भी कर सकते हैं। सो अगर ये कहना कि जी CPEC की तरफ से हमें जो है चाइना जो है वो हमें कोई कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो माशाल्लाह से वी ऑल आर वेरी वाइज, हम बड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे कहाँ किस सेक्टर में हमें जरूरत है और किस तरह से हम एक रास्ता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ चाइना की तरक्की का भी रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। तो इसलिए जब मिलकर तरक्की होती है, और वो भी अब पूरी दुनिया अपने रीजनलिज्म की जानिब बढ़ रही है, पाकिस्तान को भी एक बड़ा अच्छा फैसला था कि रीजन के ममालिक के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना। बहुत शुक्रिया रीमा शौकत, आप हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह इस बात करते रहेंगे, आपको दावत देते रहेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और किस किस्म की एजुकेशन CPEC से जुड़ी हुई है जो अगले आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों को हासिल करना है। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे अपने सेल्फ डिफेंस की। आजकल के दौर में लूट मार का बाजार गर्म है, वहीं ख़वातीन भी जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासानी के शिकार होती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अवामी मकामात ख़वातीन के लिए गैर महफूज है? पाकिस्तान की बात करें तो हर साल 2000 से ज़ायद हरासानी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। मुश्किल हालात में ख़ुद को कैसे संभालें और ख़ुद का दिफा कैसे करें, वो सवालात हैं जो हर दूसरे शख्स के जहन में होते हैं। इसी इशू पर अब आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताइक्वांडो रेफरी और नेशनल प्लेयर हसन अली, जो कि 28 सालों से ताइक्वांडो खेल से मुंसलिक हैं और आजकल वो बच्चों को सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। और हमें इस वक्त दो जो प्लेयर्स हैं, हमारी बच्चियां लड़कियां, वो हुरिया हमारे साथ हैं और हुरिया के साथ हैं हफ्सा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ताइक्वांडो की पूरी तैयारियां चल रही हैं आजकल, पूरी प्रैक्टिस चल रही है। तो मैं आगाज़ करता हूँ, आपके जो कोच भी हैं हसन साहब, ये ताइक्वांडो वैसे तो बड़ा शानदार खेल है, बड़ा स्पीडी खेल होता है, लेकिन क्या वाकई इतना रुझान है पाकिस्तान में, खासतौर पर बच्चियों की हम बात करते हैं, कि वो इसको सीख रही हूँ? जी बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि हालात इस नौइयत के नहीं है लड़कियों के लिए सिक्योर, तो इस वक्त इसी चीज़ को देखते हुए लड़कियां इस वक्त सेल्फ डिफेंस के हवाले से बहुत सारे मार्शल आर्ट जो टाइप्स हैं उसमें इंटर हो रही हैं। अच्छा। जिस तरीके से हमारा मार्शल आर्ट जो है ताइक्वांडो बेसिकली जिससे बिलोंग करते हैं हम लोग, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा लड़कियां परफॉर्म करती हैं। अच्छा। क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि लड़के ही सिर्फ करते थे। में तो शायद लड़कियां बिल्कुल इस खेल के वो कहते थे नाजुक सी लड़कियां इतने सख्त खेल में कहाँ आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरीके से हालात तब्दील होते जा रहे हैं और आज के बच्चों को इसकी नीड है, क्योंकि आपको पता है रोड पे जाते हैं लड़के तंग करते हैं, लोग बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आप कोई अच्छे प्लेयर होते हैं, कोई अच्छे अचीवर होते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको इस चीज़ को करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि मैंने करना क्या है। बिल्कुल। तो ये तो हुरिया फिर आपसे तो डरते होंगे स्कूल में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सब डरते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो किसी की पिटाई तो नहीं कर रहे? नो, ये हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करवाया जाता है। अच्छा। कोई किसी पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना अलाउ नहीं, मतलब हम खुद से भी नहीं करते हैं। जी, इसके अंदर हम ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर पाते हैं, मतलब हम ठंडे हो जाते हैं इस तरीके से। ताइक्वांडो हमें बहुत चीज़ें सिखाता है इसके अंदर। और सेल्फ डिफेंस तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा करना भी चाहिए, लड़कियों को बहुत। तो आपको क्यों ख्याल आया कि ये खेल आपने? मैं बचपन से मेरा ये शौक़ था कि मैं ताइक्वांडो करूं। अच्छा। जी, तो मैं तकरीबन 10 साल की थी मैं जब से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बचपन में क्या घर में बहन भाइयों को पीटा करती थी इसलिए आपको शौक हुआ? नहीं, बस वो ऐसी वीडियोस वगैरह देख कर नेट पर से, और एक्टिविटी अब मेरे फादर भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो करते थे कि आप ये चीज़ें देखो, इस तरह की वो करो। तो इसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा मिली है एक्टिविटीज़ कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लगा वो ताइक्वांडो लगा, तो इसलिए मैंने ताइक्वांडो को चूज़ किया। ताइक्वांडो जनाब बड़ा ज़बरदस्त है, बच्चों में तो बड़ा मकबूल होता जा रहा है आजकल। अच्छा, मुझे आप बताएं हफ्सा कि आपको कोई ये शौक़ हुआ या ज़बरदस्ती आपको भी आना पड़ा? नहीं, मुझे तो शौक़ था, मैंने ज़िद करके लगी हूँ इस पर। अच्छा। जी, मुझे बहुत शौक़ था। मैं पहले स्कूल में करती थी, स्कूल वालों ने फिर छुड़वा दिया, उन्होंने ऐसा करवाया नहीं, तो फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया। फिर तो क्यों, मतलब शौक़ क्यों है? कोई पीटने वीटने का शौक़ है कि पार हो मुझसे डरे? हफ्सा जब आए तो कहें यार इसको नहीं कुछ कहना, क्यों शौक़ हुआ? बस ऐसे ही वो दिल था मेरा करने को। अच्छा। देख के मुझे शौक़ ज़्यादा बढ़ा मेरा, तभी मैंने एडमिशन लिया फिर एकेडमी में, ताकि मैं सीखूं, फिर आगे भी जा सकूं नेशनल लेवल पे।
अच्छा, नेशनल लेवल का प्लान किया हुआ है कॉम्पिटिशंस लड़ने। हसन साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो आप सेल्फ डिफेंस की हद तक बात करें कि चलें थोड़ा बहुत लोगों ने सीखा खेला ठीक है, लेकिन ये तो इसको प्रोफेशन बनाना, नेशनल लेवल पर जाके खेलना, तो ये भी बच्चियों में आजकल ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, हमारा गेम सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस की हद तक नहीं है। हमारा गेम अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल गेम है जो कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल खिलाता है। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 2 दफ़ा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंटरनेशनल फोरम पे, तो जितने स्किल्स मैंने अपने लोकल और इंटरनेशनल मास्टर से सीखी है मैं इन बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियाँ वो बच्चे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने चैम्पियनशिप खेली और गोल्ड मेडल निकाला इन लोगों ने। अच्छा, और ये बात तो आपने बताई नहीं हमें, क्या आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? देखें, आप तो इनसे डर लगने लगा है। भाई डर के रहें आप, ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चियों को कतन भी ये हरासानी वाला मामला, हम तो मुसलसल ये बात करते हैं कि ये नहीं करना। देख लें हमारी बच्चियां तैयार हो रही हैं, ये ज़बरदस्त है। तो ये अभी गोल्ड लेके आई हैं। हाँ, अभी लास्ट हमारा 3rd मोहम्मद अली इंटर स्कूल इंटर क्लब चैम्पियनशिप हुई थी, माशाल्लाह दोनों ने फर्स्ट पोजीशन ली है। इससे पहले लास्ट टाइम इन्होंने लास्ट इवेंट में अंडर 17 जो हमारे पूरे प्रोविंस का होता है उसमें माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन दोनों ने निकाला अपने वेट के अंदर। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क है पूरे कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट में लड़ना। हर डिस्ट्रिक्ट से टीम आती है, बिल्कुल, उनमें से अपना मेडल निकालना। पूरा एक मुल्क है। हाँ, तो इतने बड़े समझ लें कि इतनी बड़ी ह्यूज क्राउड के अंदर एक फर्स्ट पोजीशन निकालना इज अ ह्यूज टास्क। बिल्कुल, और बड़ी अचीवमेंट होती है और बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एकेडमी में कर रहे हैं बच्चे, और हमारे लिए प्राउड है कि हमारे लिए हमेशा पोजीशन और अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं। ये तो ज़बरदस्त आपने बताया। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, ये आपने गोल्ड ले लिया, कितनी फाइट्स की हुरिया, कितनों को फिर आपने हराया और फिर गोल्ड तक पहुंची हैं? मैं पिछले 2 महीने पहले से मैं करना शुरू किया था मैंने ये, और मैं मतलब काफ़ी पहले से भी करती हूँ, लेकिन मैं 2 महीने पहले से जो मैं जीत कर आई हूँ खेल के अंदर, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसके अंदर। तो फिर और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी कि इसके अंदर और खेलना ही खेलना, तो नेशनल लेवल पे जाना ही जाना है। अच्छा। तो अभी मैं तकरीबन 3 फाइट हुई थी, 3 राउंड खेले थे हमने। 3 राउंड के बाद हमें गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट, और काफ़ी मज़ा आया हमें इसके अंदर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो ये चोट वोट नहीं हफ्सा लगती इसमें फाइट करते हुए, चोट लग गई और उसके बाद का मैंने नहीं खेलना, ऐसा कुछ नहीं? और टूर्नामेंट में तो फिर लगना शोर होता है। लगती तो बहुत दफ़ा है, पर फिर इग्नोर करके खेलना पड़ता है। अच्छा। वरना तो रह जाएंगे पीछे। लगती तो हर दफ़ा है, फाइट में तो वापस सही हो जाता है। नहीं, तो चोट लगती है तो चोट तो हर्ट करती है ना इंसान को। उस वक्त ये फील नहीं होता कि यार ये क्या, मैं किस खेल में आ गई, आराम से घर में बैठ के लूडो खेलते? नहीं, दोबारा और ज़्यादा करने का दिल करता है। अच्छा, और ज़्यादा करने का दिल करता है। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप साहब? मैं 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे डेली। तो खाती पीती क्या है आप? तो मतलब कुछ खास खाती हैं क्या? नहीं, जो और लोग खाते हैं वही खाते हैं। नॉर्मल जी। तो नॉर्मल में ऐसे कोई खुराक ऐसा नहीं? तो ये तो हम देखते हैं बड़े बॉडी बिल्डर जो हैं वो हम समझते हैं मजबूत हुए हैं, तो आपका खेल तो भी बिल्कुल नाजुक सी बच्ची है, गोल्ड वो जीतनी, आप भी कोई बहुत लंबे छोड़े बिल्डर टाइप नहीं है। तो ये क्या खेल में स्ट्रेंथ नहीं जरूरी होती? सर देखिए, स्ट्रेंथ तो हर गेम का पार्ट है ना। अच्छा। हमारा गेम बेसिकली वेट वाइज फाइट होती है, कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। हम ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि भाई जो बहुत बड़ा एक जाइंट बंदा है सिर्फ वही फाइट करता होगा, या वो उसकी फाइट किसी और से होती है। टीवी में तो हम देखते हैं। हाँ, वो आप जब फाइट, हाँ, तो उसमें यही होता है कि वहाँ हर किस्म का फाइट है। जब रे मस्टीरियो को देख लिया, उससे बड़ा फाइट ब्रॉक लेसनर, तो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो उसमें कोई वेट कैटेगरी नहीं होती। लेकिन हमारे गेम में वेट कैटेगरी होती है। मिसाल के तौर पर 50 से 55 kg एक वेट कैटेगरी हो गई। इस वेट कैटेगरी में जो बच्चे फॉल करेंगे उनकी पावर हिटिंग सेम होती है। तो अगर वो जितनी पावर मैक्सिमम भी लगा लेंगे तो इतना डैमेज नहीं होगा जिसको हम 70 से फाइट करवाएंगे। तो 70 kg की पावर और एक 50 kg की पावर से डिफरेंट पावर। और हमारा गेम बेसिकली एक टेक्निकल गेम है जो कि पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है, जिसमें पॉइंट स्कोरिंग एरिया बताया जाता है। मतलब इस बेल्ट से लेके फेस तक का पॉइंट होता है। और ये माशाल्लाह ये बच्चे जब मुंह पे किक मारती हैं, अब सोचें ये किक किसी के फेस पे मार दें, कैन यू इमेजिन कि आप वहाँ खड़े रह सकेंगे आप? बिल्कुल। मैं तो ये है कि अगर ये वाकई वहां तक, तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे गेम में। बिल्कुल सही। और पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, क्योंकि हम टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है वो कौन सा पिन पॉइंट एरिया है जिसमें हमने हिट करना है, ताकि बंदा और डैमेज होता है। तो किस उम्र में बच्चों को ये सिखाना चाहिए? अब स्कूलों में भी हम देखते हैं, खिलाते हैं
कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कुछ के नहीं, तो किस एज से ये स्टार्ट किया जाना? सर हमने अपनी एकेडमी में, और मैंने जो अपने बचपन से सीखा है वो तकरीबन मैंने 7 साल की उम्र से सीखा है। अच्छा, 7 साल तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब था, तो लेकिन आज हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल की बच्ची भी आई है एडमिशन के लिए। 2.5 साल की बच्ची तो डायपर में होगी, उसने क्या खेलना है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह करती है। उनके पेरेंट्स का कंसर्न ये है कि सर आप इसको कराएं और उसको यूज़ टू करें, ताकि कल को ये जब बड़ी होगी तो इस लेवल पे आ जाएगी कि सबको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका एक इंटरेस्ट लेवल ऐसा होगा कि समझ ले कि आपने स्पून फीडिंग की हुई है। बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे क्लब में 3 साल 4 साल के बच्चे आते हैं, तो समझ ले एक मैक्सिमम 3+ ईयर का बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है। तो ये आइडियल एज होती है बच्चे को लाने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी को हम जिस तरीके से मोल्ड करते हैं तो वो आगे वैसे ही चलता है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त। आपने किस एज में शुरू किया था? मैंने 10 इयर्स में। 10 इयर्स में? जी। नहीं जी, ये 10 इयर्स वाली प्लेयर तो गोल्ड ले गई हैं, जब 3 इयर्स वाले प्लेयर होंगे तो वो तो फिर 10 तक पहुंचते पहुंचते भी गोल्ड ले चुके होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपने कब स्टार्ट किया था ये? मैंने तो अभी किया है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने शायद 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया था स्कूल में, वो तो मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा जी। स्कूल में स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप करेंगे। ये उम्र की कोई हद भी होती है सलमान साहब कि अब मेरे जैसा जो बुजुर्ग उम्र वाला आदमी भी कर सकता है? बिल्कुल सर, कर सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। अच्छा। हर चीज़ फाइट नहीं होती, हर चीज़ एक लर्निंग फेज होता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम जो हमारा गेम कोरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ 70 ईयर्स और 80 ईयर्स के लोग भी बिल्कुल करते हैं, अपनी कैपेसिटी में करते हैं। लेकिन ये नहीं कि उनको भी हम 10 साल और 12 साल के बच्चे के साथ खड़े होकर करवाएं। तो हर एज का एक अलग वे होता है ट्रेनिंग करवाने का। अच्छा, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे कि बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है? उरिया, पहले आप। मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी ये सेल्फ डिफेंस काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये सीखना चाहिए और ताइक्वांडो काफ़ी पुरजोश तरीके से करना चाहिए, और इसमें काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो इसके अंदर तो बहुत मज़ा आता है आगे चलने के लिए। मेरा ख्याल है कोई भी प्रोफेशनल गेम हो तो उसमें आप कूल एंड काम होते हैं जब वो आप खेलने लगते हैं, क्योंकि आप एक वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि आपने जो देखने वाली बच्चियां हैं उनको ताइक्वांडो सीखना चाहिए, क्या कहेंगी? जी जी, सीखना तो ज़रूर चाहिए। आप भी आएँ, आप लोग भी एडमिशन लें। इसमें बहुत अच्छा गेम होता है, इसके अंदर डिसिप्लिन सिखाया जाता है सबसे पहले तो आपको। इसमें आपको जाकर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है इसके अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को सेल्फ डिफेंस आता है, आप लोग भी करेंगे, आप लोग को भी आएगा सेल्फ डिफेंस। ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया हुरिया, आपका भी, हफ्सा भी, थैंक यू सो मच आपको भी बहुत शुक्रिया कि आजकल जो है वो सेल्फ डिफेंस की बड़ी ज़रूरत है, और ये इस किस्म के खेल उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको एक हीरो पाकिस्तानी से मिलवाएंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप स्टूडियो में देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फरहान ईसा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आजकल जो कोविड के मामलात हैं वो दोबारा से सर उठा रहे हैं, एक नए वेरिएंट में या दुनिया को तैयार किया जा रहा है कि एक फिर से कोविड आने वाला, खुदा न खास्ता। आज इस पर भी बात करेंगे क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपकी एक मुलाकात करवाने जा रहे हैं हीरो पाकिस्तानी से। आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान आर्टिस्ट आशिर सिद्धू से जिन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1998 में किया। अपने करियर के 25 सालों के दौरान वो 7,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बना चुके, जबकि वो इन दोनों हुकूमत पाकिस्तान की ताबन से अमन के सफ़ीर के तौर पर अमन मिशन पर काम कर रहे हैं। तो आशिर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 25 साल से आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं आशिर, तो काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा होगा। आशिर, आप यहाँ तक अब अमन के सफ़ीर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, कैसे पहुँचे इस मंजिल तक, और कितना ये सफ़र था मुश्किल जो करते करते इतना अरसा गुजर गया, हज़ारों पेंटिंग्स बनाते बनाते वक्त गुजारा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब्बुल करीम का कि जिसने मुझे उस अपनी ज़ात के लिए, जो उसकी एक ज़ात अक़दस में से एक सबसे खूबसूरत सिफ़त है अल-मुसव्विर, जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई, तो मुझे उस सिफ़त के लिए, उसकी नुमाइंदगी के लिए उसने मुझे मुंतखब किया। मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ हर टाइम। तो एक लंबा सफ़र है जिसे तय करते हुए मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा, और मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ कि अच्छे उस्ताद मिले, और उन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आगे बहुत सी प्लांटेशन कर रहा हूँ। और कोशिश है कि एक
क्वालिटी प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से लोगों को आर्ट की जो वैल्यू है उसका पता चले, और बस ऐसे ही आर्ट का सफ़र जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसमें और लोगों को हम ऐड करते जाएं। अच्छा आशिर, बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर किस किस्म की सलाहियतें हैं ये बचपन में वो खुद मालूम नहीं हो पा रहा होता। आपको ये शौक़ कैसे हुआ, किस तरह से आपको ये लगा कि मैं इस तरफ आ सकता हूँ, और ये कहाँ से सफ़र आगाज़ हुआ? आगाज़ तो इसमें ऐसे है कि जितना इसके अंदर जाते जा रहे हैं तो वो आगाज़ ही लग रहा है। अच्छा। कि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बड़ा सफ़र तय कर लिया या इसकी बहुत डेप्थ में चले गए हैं। तो हर दिन एक नया कह ले के आगाज़ ही लगता है। हर पेंटिंग में यही लगता है कि ये आज ही पेंटिंग का आगाज़ हुआ है और इसमें बहुत कुछ सीखना है, और हर पेंटिंग आपको सिखाती है बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए एक अच्छा लर्नर और उसके लिए एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आशिर, हम ये देखते हैं कि ये बड़ा एक हसासियत कहा जाता है ना, किसी भी तरह का कोई फनकार हो बड़ा हसास होता है, ज़्यादा शायद सोच रहा होता है, फिर शख्सियत में बड़ा वो ठहराव आ जाता है, कूल एंड काम होता है, चीज़ों को बड़ा डेप्थ से देखता है। तो ये क्या कोई कुदरती वदीयत होती है इंसान में, या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ड्रिल करते हैं, मशक करते हैं तो उसके बाद ये आता है? ये कैसे होता है कि आपकी शख्सियत में भी ये ठहराव आए और उसके बाद आप पेंटिंग्स या किसी भी तरह की आर्ट में हैं तो वो आगे जाएं? ठहराव बेसिकली देखें कि अच्छे मेंटोर्स के पास जब सीखने के लिए जाया जाए ना, तो वो एक तालिब इल्म का मिजाज बनाते हैं बेसिकली। ये एक अच्छे मेंटोर पे डिपेंड करता है कि वो मिजाज कैसे बनाता है। बाकी पे डिपेंड करता है वो कितना फोकस्ड है, वो कितना पैशनेट है, वो कितना डेडिकेट है। तो ये चीज़ें फिर उसे आगे उसमें हेल्प आउट करती हैं कि वो चीज़ों को किस तरह ऑब्जर्व करता है। बेसिकली एक अच्छा उस्ताद ही एक ऐसी लाइट देता है कि आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के से। तो अगर अच्छे मेंटोर के पास ही ना जाया जाए तो फिर थोड़ा सफ़र और लंबा हो जाता है। और मेरे ख्याल में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है आर्ट। बेसिकली पाकिस्तान में तो इसे उस तरह से नहीं सीरियस लिया जाता, लेकिन एक ये बेसिकली एक सीरियस सब्जेक्ट कहा जाता है ना कि आपका लड़का क्या करता है, वो कहते जी कि पेंटिंग्स वगैरह बनाता है, वो तो शौक होता है, काम क्या करता है? तो ये काम का बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल में ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे मैं अगर देखूं कि मैं आई विश कि ये हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं इनमें एक आर्ट का डिपार्टमेंट हो जिसमें डेली एम्प्लॉयज आए और वो जब अपनी अपनी वो ड्यूटी पे हो तो अपना जो भी वो काम करें, कोई भी प्रोफेशन है तो उसमें एक ऐसा टाइम हो जिसमें सारे मिलके आर्ट वर्क करें। उससे क्या होगा, उनका मूड अच्छा रहेगा, वो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे जिस भी प्रोफेशन में है। लाजमी नहीं कि उन्होंने आर्टिस्ट ही बनना है। तो आई विश के ऐसा टाइम आए कि हर गवर्नमेंट सेक्टर के हर डिपार्टमेंट में एक आर्ट का भी एक डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इसकी बहुत वैल्यू है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जितने पहले किंग्स थे तो उनके जो मुशीर थे उनमें आर्टिस्ट भी होते थे, बिल्कुल, जो वार स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, जो किंग्स को गाइड किया करते थे। क्योंकि आर्टिस्ट होना कोई आम बात थोड़ी है, ये तो जिस पे अल्लाह का करम हो वो आर्टिस्ट होता है, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ खास एक वदीयत होती है। लेकिन आपके काम के हवाले से अगर हम बात करें, बिल्कुल ऐसे ही तो किस जॉनरा में आप ज्यादा काम आपने किया है और कर रहे हैं? बेसिकली ज़्यादा तो मैंने रियलिज्म में किया है, क्योंकि रियलिज्म बेस है आर्ट की और रियलिज्म सीखना भी ज़रूरी है। अगर जिसने रियलिस्टिक मीडियम की प्रैक्टिस की है ना, इस स्टाइल की, तो वो दुनिया के हर डोमेन में हर स्टाइल में आर्ट वर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी बेस अच्छी होती है। बेशक वो कंटेम्प्रेरी में चला जाए, एब्स्ट्रैक्ट में चला जाए, तो इम्प्रेशन में चला जाए, अगर बेस अच्छी है तो आप किसी भी डोमेन में काम कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट रियलिज्म है, क्योंकि ये कह लें कि जितने स्टाइल्स हैं तो ये उन स्टाइल्स के कह लें कि मदर है, ठीक है। तो शुक्र है कि अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने अच्छा रियलिज्म सिखाया, और मैं अब हर स्टाइल में जितने मेन हैं उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ।
तो कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशन हुई हैं? फिर ये अमन का सफ़ीर जो आपको ये कहा गया, ये किस वजह से आपको अमन का सफ़ीर कहा जाता है? अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है तो उसको देखते हुए हमने हमारी जो टीम भी है तो हमने इस पे सोचा कि इस पे वर्क करना चाहिए। बेसिकली एक आर्टिस्ट के पास बहुत पावर होती है तो उसे चाहिए कि करंट अफेयर्स पे भी काम किया करे। खाली यही नहीं कि अगर वो कमीशन करे तो वो कमीशन ही करता जाए, अगर वो किसी अपने सिग्नेचर स्टाइल में तो वो उसी को पेंट करता जाए। उसे ज़रूरी है कि वो करंट अफेयर्स पे भी काम करे और वो दुनिया को दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं और आर्ट में कितनी पावर है। बेसिकली हमने इसी को लेके तो हम इस मिशन पे निकले हैं और एम्बेसडर ऑफ पीस के नाम से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी हमारी पीएम हाउस में एग्जीबिशन हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और फिर बहुत से एम्बेसडर्स थे और उन सब ने शुक्र है बहुत हमारे काम को अप्रिशिएट किया और उसके अपने काम के थ्रू हमने दुनिया में एक अमन का जो मैसेज है उसे हमने पोर्ट्रे किया। तो ये बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि आप आर्टिस्टों को जब अमन का सफ़ीर बना रहे हैं तो ये आर्ट के ज़रिए दुनिया में अमन और सुकून हो सकता है। कैसे इसमें आशिर कैसे मुमकिन है? तो क्या किया जाना चाहिए आर्टिस्टों के ज़रिए? देखिए ये ऐसा मीडियम है कि ये बहुत अच्छा है कि हम रोड्स पे तोड़ फोड़ करके तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जिससे हमारा अपने ही मुल्क का नुकसान हो। बिल्कुल। तो उससे ये बहुत अच्छा मीडियम है कि हम आर्ट के थ्रू अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा सके पूरी दुनिया के आगे और उस मैसेज को हम कन्वे कर सके अच्छी तरह से। और उसमें जितने टीम के मेंबर्स हैं सब ने बहुत अच्छी कोशिश की और सब ने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। देखिए अगर हम रोड्स पे निकल जाए और उस तरह हम जलाओ घेराव करें तो उससे हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उससे तो क्या होगा, मुल्क का ही नुकसान होगा, मुल्क की बदनामी होगी। लेकिन अगर हम उसे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें तो उससे हम बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज दे सकते हैं और उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा उसकी पावर है। बिल्कुल, तो इसी जरूरत को महसूस करते हुए हम इस मिशन पे निकले हैं। बिल्कुल आशिर, आपने जो बात की ना रोड्स के हवाले से, मैं उससे एक छोटी सी चीज कनेक्ट कर लूं कि मेरा अभी एक रिसेंटली गुजर हुआ, लाहौर में गए तो एक सड़क के किनारे किनारे दीवार पे मैंने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स देखी। फिर मैंने 2-3 दिन गुजरता रहा तो मैंने आखिरकार वो पूछा कि उन्होंने कहा जी इस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है उनके बच्चों की ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं। तो मैंने कहा ये हकीमों के नुस्खे और आमिलों के नंबर्स जो हैं जादू को, उसकी बजाय अगर हमारी दीवारें इस तरह से पेंट हों, हमारा कल्चर उस पर नज़र आ रहा है तो वैसे ही देखने को बहुत अच्छा लगता है कि गुजरते हुए कि आप आखिरकार तीसरे दिन फिर मैंने बाकायदा इंक्वायरी की कि ये किसने बनाई हैं, कैसी है, इसके पीछे क्या मकसद है। तो यही था कि इस शहर को खूबसूरत दिखाया जाए और अपना आर्ट और कल्चर दिखाया जाए। तो ये आपकी जो बात है मैं उसको सिर्फ सेकंड कर रहा था कि इससे कैसे आप अमन का पैगाम फैला सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए जो लोग सीखना चाहते हैं, अब बहुत से लोग होते हैं कि जो बचपन में तो उनका है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी उम्र में उनको शौक होता है, तो क्या बड़ी उम्र में हाथ चल सकता है, पेंटिंग सीख सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक आप चलते फिरते हैं तो आप आर्ट कर सकते हैं। आर्ट में इट्स नेवर टू लेट कि आप का लाइफ का जो टाइम है वो गुजर चुका है, आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली एक थेरेपी है, आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे जगह से सीखें और फिर से एंजॉय करें। अगर आप प्रॉपर सीखते नहीं है तो आप उसे एंजॉय करने की बजाय आप और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। ये भी होता है। खाली यही नहीं है कि आर्ट आपने कलर्स लिए और आप उसे एंजॉय करना शुरू हो गए, जब तक सीखा नहीं है आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, आपको अपनी शख्सियत जरूरी है कि और तहम्मुल मिजाजी वो नजर आती है। बहुत शुक्रिया आशिर सिद्धू हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से आप काम करते रहिए, अमन के सफ़ीर के तौर पर अब आप काम कर रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के जरिए। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, अब कुछ हेल्थ सेगमेंट की बात हो जाए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने आते ही दोबारा खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 28 दिनों के दौरान दुनिया भर में कोरोना 19 के नए केसेस की तादाद 52% इजाफा उसका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20 नवंबर से 17 दिसंबर के दौरान दुनिया भर में 8,50,000 केसेस सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 52% ज़्यादा थे। नया कोरोना वेरिएंट अमेरिका, भारत, चीन, सिंगापुर, बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस और कनाडा समेत 41 ममालिक में पहुंच चुका है, जबकि 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन की
जहरीली किस्म JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था। डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फिर कुछ डराने वाला कोरोना तो नहीं आ रहा है? देखिए, डरना तो चाहिए। अच्छा। डरना इससे ज़्यादा हमें क्या है कि एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अब ये JN1 जो है, ये ओमिक्रॉन की एक वेरिएंट है जो बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा है। इसकी वायरुलेंस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वायरुलेंस, अच्छा। बहुत फास्ट ये ट्रैवल करता है और इसके अंदर वही है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कमज़ोरी, थकन, जो कि रेगुलर होते हैं। तो 3 वायरसेस सर्कुलेट कर रहे हैं। एक तो JN1 है जो कोविड वाला है, ओमिक्रॉन, एक फ्लू का है, इन्फ्लुएंजा, और RSV वायरस है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इन्फ्लुएंजा कराची में, तो हम बिल्कुल जी। और ये असल में हमारे यहाँ ये होता है कि हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं और मास्क पहनना का आदत पड़ गई थी, हाथ साफ करने की, धोने की आदत पड़ गई थी, हाथ नहीं मिलाते थे। अब शादियों का सीज़न है, सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ख़ास तौर पे जैसे इंग्लैंड में आपकी रिपोर्ट बता रही थी, तो इंग्लैंड में तो 26 में से जिनको भी साइन सिम्टम्स हैं उनमें एक को JN1 है। अच्छा। तो अभी सब इंग्लैंड से, अमेरिका से, पाकिस्तान आए हुए हैं शादियां अटेंड करने के लिए, तो ये फैल भी रहा है। अच्छा, अब टेस्टिंग की अभी वो रुझान कम हो गया है, पहले तो बड़ी परेशानी थी, तो हम तो फ़ौरन ही ब्लिस में चले जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। अच्छा, ये बीमारियाँ जो है ना वो ख़ासतौर पे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, इवन दांत का अगर प्रॉब्लम है ना, गम्स में स्वेलिंग है, अच्छा, लोग इसको लाइटली लेते हैं, ये भी इम्यूनिटी को कम कर रही होती है। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये परेशानी बिल्कुल है और ये लग भी सकता है। और अगर आज आप मालूम करेंगे कितने लोगों की अमवात हो रही है, इंडिया में भी काफ़ी लोगों की अमवात हुई हैं, तो वो पता चलेगा कि भाई वो जो है इनको निमोनिया था या कोविड की जो साइन सिम्टम्स है उनकी वजह से हो रहा है। तो कहने का मकसद हम कोविड को नहीं तस्लीम कर रहे थे, हम ये कहते हैं कि ये निमोनिया से हो गया, ये हार्ट से हो गया, ये इससे होगा, वो सारी बीमारी। कोविड को हमने तब भी बहुत से लोगों ने तस्लीम, हम लोग जो है ना वो उसके असर को देख रहे होते हैं। हाँ। और असर के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि जो जरासीम बहुत, जैसे अब एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक जरासीम है, अच्छा, वो स्टमक का कैंसर कॉज करता है, अल्सर कॉज करता है, फिर कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो औरतों में सर्वाइकल कैंसर का कॉज है जो आइडेंटिफाइड हो चुका है। हम जो हैं वो सिर्फ हमारा फोकस ये कि बीमारी हो जाए, फिर वो जब सर से ऊपर हो जाए तो फिर हम जाके इलाज कराएं और फिर परेशान होते रहें। अब हमें पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे की जाए, वो बीमारियां लगे ही नहीं हमको। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की भी अगर बात करें, कोविड की, तो सबको पता है कि वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, तो वैक्सीनेशंस जो है वो प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सब बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करती हैं। और आज अगर कोविड कंट्रोल में आया तो बिकॉज ऑफ मास स्केल ऑफ वैक्सीनेशंस जो दुनिया में। लेकिन हम तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की तरफ ही नहीं जाना चाहते। देखें ना, आप का ये जुमला कि हम मेहमान नवाज कौम हैं, बीमारियों के हवाले से पोलियो तक नहीं हमने जाने दिया, अपने सीने से लगा के रखा है। तो ये जो रवैया है कि वैक्सीनेशन नहीं करवा, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन से भाग रहे होते थे कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना, तो बड़ा टाइम लगा लोगों को कायल करने में, आप जैसे लोगों का, मीडिया का, कि भाई ये कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने लगवाई अगर कुछ ऐसा होता। तो ये रवैया भी तो चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे तो रवैये बहुत सारे चेंज होने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे रवैयों में जो है वो एक तो नॉलेज को बढ़ाना, जो है वो सही मुस्तनद लोगों से एडवाइस लेना। अभी भी आप देखें, बच्चे जो हैं अगर उनसे पूछें उनका मेंटोर कौन है तो ज़रूर कहते हैं हमारे वालिद हैं, हमारी वालिदा हैं। अरे भाई, अगर आपके वालिद बैंकर हैं और आप जो हैं वो पायलट बनना चाह रहे हैं तो वो कैसे आपको मेंटोरशिप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल सियासत में भी है और साइमल्टेनियसली वो हेल्थ में और हर चीज़ में है कि गलत चीज़ें फॉरवर्ड कर देना बगैर मुस्तनद तरीके में। तो अब सनामुखी के केस में यही हुआ कि कितने लोगों का इंतकाल हो गया, वो बेसिकली कब्ज को खोलता है, उसके लिए पिलाया जाता है और वो कोविड में फैला दिया। वो एक साहब आए जिनको कोई जानता नहीं था, वो वायरल हो गया और उन्होंने, हम एक्सपो सेंटर में जो 5 कोर ने आर्मी ने इस्टेब्लिश किया था उसमें काम कर रहे थे और हमने देखा कि भाई वो तो पेशेंट ही ठीक नहीं हो रहे, बाद में पता चला कि वो मर भी गए, इंतकाल हो रहा है, वो पता चला कि वो सनामुखी पिए जा रहे हैं और डायरिया हो रहा है और पूरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। यानी ऐसे जो लोग जो गलत मैसेजेस फैलाते हैं, जिनकी जो मुस्तनद नहीं होते, वो मैं समझता हूँ अब क्रिमिनल्स हैं, उनको एहसास नहीं है इस बात का। डॉक्टर साहब, मैं आपको याद होगा, मुझे हुआ जब डेंगी, तो उस वक्त कहा जाता पपीते के पत्ते और ये, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पीना, मुझे बाकायदा ला के दिया, मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा डॉक्टर बता रहे हैं कि क्या करना है।
तो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वही ऑथेंटिक है और उनको इलाज करने दें कि ये जो आप ये मोबाइल से रेमेडीज़ चलना और ये खाया जाए वो खाया जाए, ये भी तो हम अच्छा इस पे बड़ा एतमाद होता है हमारा। हाँ, हमें ना इस पे ज़्यादा एतमाद है, डॉक्टर पे एतमाद नहीं है। हमें अजीब सी अच्छा देखिए, मैंने कहा ना कि एटीट्यूड्स की बात आती है। एटीट्यूड्स में बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। यानी अगर दीवार पे लिखा हुआ है या कोई ऐड आता है जो छोटे चैनल्स देते हैं कि ये भाई साहब आए हैं जो शुगर का भी इलाज है, जो शुगर को जड़ से ख़त्म कर देंगे, वही साहब जो हेपेटाइटिस को भी जड़ को ख़त्म कर देंगे, वो जहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे वो बच्चे भी पैदा करवा देंगे। ये ऐसा होता ही नहीं है ना ये लेकिन लोग हमारे ऐसे लोग हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, इसको मैं ब्लेम करूंगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जब आती है तो एक दूसरे को गालियां देती रहती है, तो लोगों के नीचे तक वो मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया है और कंफ्यूज्ड हो गए हैं, और कोई चीज़ उनको आसान हल लगती है उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमें एज अ कौम को डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमारे कौम की डायरेक्शन होगी तो वो हेल्थ भी बेहतर होगा, एजुकेशन भी बेहतर होगी, और वेल बीइंग जो है ना, वेलनेस, जो इंसान खुश होता है। अभी हमने एक स्टडी की है जो मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लास्ट कब खिलखिला के हंसे और कब आप बहुत खुश हुए। अच्छा, तो यकीन माने कि 90% लोगों को याद भी नहीं आ रहा था कि वो कब रियली खुश हुए थे। अगर उनसे पूछें आज आप खुश हैं, हालांकि सब कुछ है, बच्चे भी ठीक हैं, चलो डिसेंट पे है, प्रेशर्स तो होते ही हैं, खुश नहीं है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सब के सब जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस भी इम्यूनिटी को कम करता है, और माइल्डली डिप्रेस्ड हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हमारी आंखें ख़राब होती हैं तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गला ख़राब होता है तो ENT के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, अगर अक्लमंद हैं, अतायत की तरफ नहीं जा रहे तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें जहनी प्रेशर है, टेंशन्स हैं, नींद नहीं सही आ रही है, या घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते। ये भी एक बीमारी है। मैं तो समझता हम ये सोचते हैं कि उसके पास जाने का मतलब मैं को पागल हो गया हूँ कि मैं, आपको पता है लोगों के US में फैशनेबल समझा जाता है कि मेरा साइकियाट्रिस्ट चाहिए। यू डिड भाई, कैसे हो सकता है? आपकी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, घुटनों में दर्द होगा तो आप जाएंगे ना इलाज कराने। तो मेंटल जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और आपको बताऊं हमारे मुल्क में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वबा की तरह फैल रहा है। आप जिससे भी पूछेंगे उसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो स्ट्रेस, मुल्क का स्ट्रेस है, और एक खुद हम स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हम चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, तो स्ट्रेस तो होगा। हमें शौक भी है ना स्ट्रेस में आने के। डॉक्टर साहब एक और चीज़, ये जो अभी वेरिएंट के ऊपर है, अब इसकी क्या जो मेजर्स प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, किस तरह से हम उसी तरह जैसे पहले कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमने बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए कि अभी मास्क पहन, अगर आपको किसी को ख़ास तौर पे देखिए, मैं तो अभी कहूँगा कि चले हर बंदा मास्क ना पहने, लेकिन जिसके अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है वो तो ज़रूर मास्क पहने ना, और वो ज़रूर मास्क पहने। और हाथ लोगों से मिलाना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, और हाथ हर वक्त धोते रहना चाहिए, ख़ासतौर पे खाना खाने से पहले, क्योंकि ये जरासीम मुंह से, नाक से या आँखों के ज़रिए जाता है, तो आँखों को रब नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इम्यूनिटी को बेहतर करें। इम्यूनिटी जो बेहतर होगी तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जाएगा। इम्यूनिटी कैसे बेहतर करें? 7 से 8 घंटे की नींद, 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना, अगर फिर भी प्यास लग रही है तो आप पीते रहें। तीसरी चीज़ है डी स्ट्रेस करना अपने आप को। चौथी चीज़ है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना। हम लिफ्ट ले लेते हैं भाई, अगर 12 फ्लोर भी हैं तो आप स्टेयर्स लेना अगर घुटनों में दर्द नहीं है। अगर घुटनों में दर्द है उसकी अलग एक्सरसाइजेज हैं। अब तो इतनी ज़बरदस्त जिम्स बन गए हैं, वो आपको टेलर मेड एक्सरसाइजेज करवाते हैं। जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं इस पर कोई खर्च नहीं है। चले जिम ना जाए तो तब भी एक्सरसाइज आप घर में कर लें, एरोबिक्स कर लें। 5 की 5 चीज़ों में किसी किस्म का नाज़रीन कोई खर्च नहीं है कि आपकी, और ये पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने ये बात की तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहता था कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप किसी बीमारी के साथ भी लड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब की मैं मिसाल देता था कि 5 चीज़ें जिसमें ना कोई दवा शामिल है, ना कोई ऐसी समथिंग खुराक ऐसी है। नींद पूरी करें, स्ट्रेस फ्री हों, ये बड़ा ज़रूरी है। वॉक करें, वर्जिश करें तो बेहतर हो, हर बीमारी से बच सकता है डेफिनेटली। और ये भी काम हम नहीं करेंगे ना, नहीं ये भी नहीं करेंगे। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे नीज़ का मसला है तो नीज़ की फिजियोथेरेपी। अच्छा एक और चीज़ है, लोगों को अगर घुटनों में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, नेक में दर्द है, होता क्या है कि विद टाइम हमारे ये मोरे होते हैं,
मसल्स ने पकड़ा होता है वर्टिब्रा को, विद टाइम वो मसल्स वीक होती है, मोरे करीब आते हैं और पेन होना शुरू होता है। नीज का पूरा बॉडी का वेट जो है वो नीज पे आ रहा होता है। सिंपल है, फिजियोथेरेपी भी बड़ी निगलेक्टेड फील्ड है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है 5 साल का कोर्स होता है, वो आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस बताएंगे, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है और आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, ना नी पेन, लोअर बैक और नेक का ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी आसान है लेकिन हम कर नहीं पाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे मशवरे। और सबसे ज़्यादा जो वो है कि अपनी हिफाजत आपने कैसे करनी है, उसके लिए लंबे चौड़े डॉक्टर्स और जो दवाइयाँ हैं वो खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अपना ख्याल भी रखिए। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आज कोई ना कोई एक अच्छा ज़रूर काम हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल